नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन करते हुए आपके छठे चैप्टर जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति पर इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं और उस वीडियो में मैंने प्रयास किया आपको यह बताने का कि 1857 की परिस्थितियां कैसी थी, 1857 की क्रांति के समय इस देश का भूगोल कैसा था और उस समय शैक्षिक स्थिति क्या थी, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, दिल्ली में मुगल सम्राट कौन थे, और ये भी बताया आपको कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1857 की परिस्थितियों को विजुअलाइज करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो इस प्रयास को पूरा करते करते विद्यार्थियों में 1857 की क्रांति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से आपका परिचय कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा भारत का भूगोल मैंने आपको बताया कि भारत का 1857 का जो भूगोल था वो आज से बिल्कुल अलग था। देखिए, ये भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बर्मा भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और यहाँ तक कि श्रीलंका भी शामिल है। ये है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हालांकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, बहुत सारे राज्य रजवाड़े भी थे, लेकिन मिला जुलाकर अधिकांश ने ब्रिटिश सत्ता को मान लिया था, उनके वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो चलिए और हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर के बारे में और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इसकी क्या स्थिति थी। तो विद्यार्थियों, आज से मोर देन 160 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। 160 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं। आज हम 2021 में जी रहे हैं, ठीक है। और आप शहर से लेके गांव तक, सुदूर क्षेत्रों तक आप जाएं तो आपको सड़कें नजर आती हैं। तो क्या 1857 में ऐसा था या नहीं था? तो चलिए, रेलवे, सड़क मार्ग और आवागमन के साधनों का विकास। 1857 की क्रांति के ठीक 3 साल पहले भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो कि मुंबई से थाने यानी कि लगभग 34 किलोमीटर का वो सफ़र था। 3 साल पहले, है ना, 3 या 4 साल, है ना, 1853 में चली थी। लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि भारत में रेलवे का जाल बिछा दिया जाए, लेकिन 1857 तक कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। सड़कें भी बहुत कम थी और सिर्फ बड़े बड़े शहरों को ही जोड़ा जा सका था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल सड़कें नहीं थी। यही कारण है कि ग्रामीण जनता को यह भी नहीं मालूम हो रहा था कि देश में क्या हो रहा है, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए, आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है कि जैसे कोई खबर टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या अखबार के माध्यम से यदि पहुंचा तो पहुंचा और नहीं पहुंचा तो फिर वो खबर वहाँ के लिए कोई खबर नहीं होता, कोई न्यूज़ नहीं बनता, है ना। लेकिन 1857 की क्रांति के समय तो सड़कें ही नहीं थी, है ना, उस समय सड़कें थी ही नहीं। तो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो देश की जनता निवास करती थी, अधिकांश जनता तो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, तो उनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है देश में। अधिकांश पता चलता था किसको, जो शहरी क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है। एक चीज़ और विद्यार्थियों, कि हम लोग उस समय की शैक्षिक स्थिति की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि भारत में शिक्षा का जो परसेंटेज है, शिक्षित लोगों का प्रतिशत या साक्षर लोगों का प्रतिशत, जो भी इसको कहिए आप, तो वो बहुत कम था, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक डेटा है। इस डेटा में 1881 से आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है और उसके ठीक 10-10 साल का जो आंकड़ा यहाँ पे है। तो क्यों ऐसा हुआ विद्यार्थियों? इसलिए हुआ क्योंकि 1881 से ही भारत में जनगणना की विधिवत शुरुआत हुई। ठीक है, तो 1881, 1891, 1901, 1911, इसी तरह से 1921, 1931, 1941, 1951, है ना। और ऐसे अभी तो 2021 में होना चाहिए था विद्यार्थियों, लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ये काम अभी थोड़ा रुका हुआ है। तो चलिए, 1881 में मात्र 8.1% लिटरेसी रेट, यानी आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी गड़बड़ थी, है ना। और यूँ कहना होगा कि उस समय जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से शिक्षित लोग जो थे उसी को शिक्षित माना गया। ठीक है, ऐसे गांव के जो लोग थे वो परंपरा से जो कुछ सीखे होते थे, परंपरागत तरीके से जो उनके पास ज्ञान होता था, उसको शायद शिक्षा में शामिल भी नहीं किया गया होगा। तो खैर चलिए, जो भी शिक्षा का प्रतिशत था वो कम तो था, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ और बातें भी हैं। देखिए, 19वीं सदी में भारतीयों की शैक्षिक स्थिति, 19वीं सदी मतलब 1801 से लेकर के 1900 तक, उसी को हम लोग कहते हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी के मध्य तक यानी 1850 तक भारत में शिक्षा की कोई खास अच्छी स्थिति नहीं बन पाई थी। कोई स्पष्ट आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन सन 1881 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत मात्र 8.1% था, 8.1% था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 1857 में एक आम भारतीय की शैक्षिक स्थिति क्या थी। हालांकि विद्यार्थियों, इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि सन 1857 में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी और एक मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जिला स्कूल रांची की तस्वीर, है ना। तो ये सब उस वक्त था, 1857 में ये विद्यालय तो था। ठीक है, ये जो जिला स्कूल चाईबासा जो आप देख रहे हैं ये भी 1857 में था। क्यों था? इसके पीछे कारण ये था कि आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो वो तो 1835 में ही आ गया था। और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। तो उसके बाद एक सिस्टम बनाया गया था भारत में कि भारत के सभी जिलों में एक एक विद्यालय खोला जाए। तो जो बिल्डिंग आप यहाँ देख रहे हैं मूल रूप से वही बिल्डिंग उस वक्त रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिला स्कूल रांची और जिला स्कूल चाईबासा तो अस्तित्व में आ गए थे। इसी तरह से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिला स्कूल दुमका भी या जिला स्कूल धनबाद भी रहे होंगे या उसके कुछ बाद बने होंगे। तो ये सब जो है अंग्रेजों ने शिक्षा पर कुछ ध्यान दिया भी था, है ना। और ये देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ये अंग्रेजों की देन है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ये भी अंग्रेजों की देन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ये भी, मद्रास यूनिवर्सिटी ये भी अंग्रेजों की देन है। तो बाद में शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ, है ना। तो आप कहेंगे कि 1857 की क्रांति से इसका क्या संबंध है? 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं तो इन चीज़ों को जानना क्यों जरूरी है? इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जिस पीरियड में, जिस कालखंड में शैक्षिक स्थिति किसी देश की कमज़ोर होती है, शिक्षा के मामले में लोग कमज़ोर होते हैं, तो वैसी स्थिति में निश्चय ही वो बहुत अच्छा काल नहीं होता है और उस समय कोई बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठा रहे थे अंग्रेज। ठीक है, और जहाँ तक रेल की बात है, देखिए मुंबई से ठाणे के लिए जो पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी उसकी ये तस्वीर है, इसको आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये देखिए 1857 तक रेलवे का मामूली विकास हुआ था, मतलब कोई खास विकास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 1853 में तो शुरुआत हुई थी,
तो मात्र 4 वर्ष में कितना विकास हो जाता। विद्यार्थियों, अब आपको ये सड़क देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन विद्यार्थियों ये सड़क आज का सड़क है, आज का भारत है ना। आज हम जिस प्रकार से सड़कों का जाल देख रहे हैं इस देश में, वैसा कुछ नहीं हुआ था 1857 तक। ठीक है, तो जब नहीं हुआ था तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जो हैं, जो सिपाही विद्रोह के माध्यम से हो या देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से हो, अंग्रेजों को भारत से जो उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्या उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने की सुविधा थी? नहीं थी। और यही असुविधा अंग्रेजों के साथ भी थी कि वो उनकी सैनिक टुकड़ियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उनके लिए मुश्किल था। विद्यार्थियों, एक चीज़ और हम लोग को जानना है कि उस वक्त हमारे देश के जो देसी राजे रजवाड़े हैं वो क्या सोचते थे। तो मैं दूसरे चैप्टर में इस बात पे चर्चा कर चुका हूँ कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस हड़प नीति के कारण भारतीय शासकों को, भारतीय राजे रजवाड़ों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, उनको काफ़ी तकलीफें हुई थी। तो उस परिस्थिति में देश के जो राजे रजवाड़े हैं वो अंग्रेजों के साथ तो स्वाभाविक रूप से नहीं थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे शासक थे जो उनके साथ भी थे, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देसी राजे रजवाड़े डलहौजी की हड़प नीति से काफ़ी डरे हुए थे। जैसे सबसे पहले हम लोग सतारा स्टेट की बात करते हैं जो कि 1848 का है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य से काटकर सतारा को अलग राज्य बनाया था। सन 1848 में यहाँ के शासक शाहजी की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता। हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए वर्तमान नक्शा बनाया हुआ है महाराष्ट्र का, और बगल में देखिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जो आज का नक्शा है। लेकिन इसमें आप सतारा को देख सकते हैं। सतारा कहाँ पे है? तो आज का सतारा जो है वो तो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लेकिन उस समय का सतारा का मतलब कोल्हापुर भी था, रत्नागिरी भी था, रायगढ़ भी था। ये सारे क्षेत्र जो है सतारा में शामिल थे और उसको हम लोग सतारा स्टेट बोलते थे। तो इस सतारा स्टेट को क्या किया था? हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन में शामिल कर लिया था। उसी तरह से संबलपुर राज्य, जिसको कि उस समय हीराखंड साम्राज्य बोलते हैं, तो वहाँ भी वही हुआ था। वहाँ के जो राजा थे नारायण सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ की रानी जो है सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और एक प्रकार से वहाँ भी देखिए वर्तमान उड़ीसा और 6 यानी छत्तीसगढ़ के नक्शे में संबलपुर स्टेट। स्टूडेंट्स, संबलपुर का मतलब सिर्फ संबलपुर सिटी नहीं होता है। आज पश्चिमी उड़ीसा में एक शहर है जिसको हम लोग संबलपुर कहते हैं, लेकिन उस समय 1849 में जो संबलपुर स्टेट को हड़प नीति का शिकार बनाया गया था, उस समय संबलपुर सिटी का मतलब था संबलपुर, उसके आसपास के बहुत सारे एरियाज, और उसके बाद उसमें छत्तीसगढ़ का भी बहुत सारा एरिया शामिल था। ठीक है, उसी तरह से जो है आपको झांसी को भी, नागपुर को भी, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो झांसी, ये सब जो है वास्तव में भारतीय जो हैं बहुत परेशान थे और भारतीय हड़प नीति के शिकार हो गए थे, जिसके चलते हुए काफ़ी दुखी थे अंग्रेजों से, और उनके अंदर जो है अविश्वास की भावना आ गई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में कि और क्या क्या है। हम लोग विजुअलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उस समय की परिस्थितियाँ। तो आगे आप देखेंगे किस तरह से युद्ध हुए और किस तरह से भारतीयों ने अंग्रेजों का सामना किया और कैसे अंग्रेजों ने इस गदर को दबाने का भी काम किया। तो ये सारी तस्वीरें स्टूडेंट्स आपके पाठ्यपुस्तक में है। तो क्रम देखिए, मंगल पांडे के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, अगले वीडियो में आप इसको देखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए बहादुर शाह जफर की तस्वीर है, ये रानी लक्ष्मीबाई, ये तात्या टोपे, ये वीर कुंवर सिंह आरा बिहार में,
और ये स्टूडेंट्स लखनऊ का रेजिडेंसी है अंग्रेज़ों का, है ना। इसको क्षति पहुंचाई जाती है 1857 की क्रांति में। तो और ये वो नक्शा है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है किन किन क्षेत्रों तक फैली थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और अगले वीडियो में हम सीधे सीधे आपके पाठ्य पुस्तक का की जो पाठ्य सामग्री है उसे लेकर आते हैं। ठीक है।